हेलो हेलो एंड कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक। बच्चों, हम थेल्स थ्योरम तक पहुंच चुके थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। एग्जांपल डिस्कस करते हैं 6.2 एक्सरसाइज का। देखो ध्यान से, मेरे पास बुक है, आप बुक लेके बैठो। अगर नहीं बुक लेके बैठे हो तो कोई बात नहीं, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो लिखा है उसको ध्यान से देखो। थेल्स थ्योरम के बाद जो थेल्स थ्योरम है ना, उसके बाद ध्यान से देखो एक थ्योरम और होगी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उसको भी नहीं करना है, अभी उसको छोड़ो, उसको भी नहीं करना है। अभी क्वेश्चंस देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, मैं पढ़ देता हूं एक बार। बोला इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड एफ रेस्पेक्टिवली एंड बी सी इज पैरेलल एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट दिस। जो भी प्रूफ करने के लिए बोला है वो आपको दिया गया है। सबसे पहले मैं जरा फिगर बना दूं, उसके बाद समझाता हूं कि क्या बोला है और क्या नहीं। मान लो ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई एक लाइन है, ये अपनी लाइन है, ये डी और ये ई पॉइंट है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए सी। देखो जिसने लास्ट लेक्चर देखा था ना थेल्स थ्योरम का, वो तुरंत क्लिक कर पाया होगा कि क्या और कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना, मेरी बात सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कौन सा चैप्टर था अपना? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 और क्लास 10th है ना। क्लास अपनी कौन सी है? 10th। अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनो ध्यान से। अपने को एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। डी किसके पैरेलल है? बी सी के। ये प्रूफ करना है, मतलब ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी। याद करो थेल्स थ्योरम क्या होता था, याद करो। अगर एक ट्राइंगल में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, वापस सुनो, अगर एक ट्राइंगल में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल आता था ये अपॉन ये के। ये तो होता था थेल्स थ्योरम। हाँ, इसका एक और रिजल्ट हमने बताया था कि ये छोटा सा पार्ट और डिवाइडेड बाई पूरा, ऊपर वाला छोटे वाला पार्ट और डिवाइडेड बाई पूरा, ये भी इक्वल होता है। याद करो कैसे आया था? हाँ, 1 ऐड करके आया था ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। डायरेक्ट नहीं लिखना आपको कि थेल्स थ्योरम से जो रिजल्ट हमने निकाला था वो डायरेक्ट आप यहाँ लिख देंगे, नहीं, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो यहाँ लिखो, हेयर जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डी किसके पैरेलल है? बी सी के। इसलिए देयरफॉर जो ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। बस इतनी सी बात लिखनी है। साइड में रीजन लिख देना। क्या रीजन लिखोगे? बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, बस इतना लिख देना कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो ऊपर वाला पार्ट डिवाइडेड बाई नीचे वाला पार्ट इक्वल बन जाता है। इधर देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाई थेल्स थ्योरम। ये वाली बात पक्के से पता होनी चाहिए आपको। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। अपने को क्या चाहिए? ए डी अपॉन ए बी। ए डी चाहिए ना? हाँ, ये रहा ए डी। डी बी अपने को भगाना है यहाँ से, इसको भगाएंगे और इसकी जगह पे किसी तरीके से ए बी बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ए डी चाहिए ये, हाँ ये ए डी अपने को चाहिए। उधर क्या? ए ई। उधर क्या चाहिए? ए ई। देखो ये रहा ए ई ऊपर, और नीचे वाला ई सी अपने को गायब करना है। अब थोड़ा दिमाग लगाना आप। एक बात याद रखना, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी आप कोशिश करना वो चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाए। जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी आप कोशिश करना किसी भी तरीके से वो चीज़ डेनोमिनेटर में आ जाए। क्यों? उसका रीज़न भी बताऊंगा। अच्छा, ए डी ऊपर है क्या न्यूमिनेटर में? हाँ। ए भी ऊपर है न्यूमिनेटर में? हाँ। इसका रेसिप्रोकल मारो, इधर से भी और इधर से भी, उल्टा करो, दोनों तरफ से उल्टा कर दो। तो इसका ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिखो डी बी को डिवाइडेड बाई ए डी नीचे लिखो, और उधर से भी ऐसे ही करो, ई सी ऊपर लिखो और ए ई नीचे लिखो। कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ तक? होनी भी नहीं चाहिए यार, कुछ नहीं किया। इधर से भी उल्टा किया है और इधर से भी उल्टा किया है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों है अभी बताऊंगा अभी, लेकिन इतना ध्यान रखो जो चाहिए होगा वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। इधर से ए डी चाहिए और ए ई चाहिए हमें, हमारे पास यहाँ था, अपने रेसिप्रोकल किया आपने और डिनोमिनेटर में आ गया। अब एक बात और सोचो, ए बी कैसे बनेगा? ए बी कैसे बनेगा? यहाँ पे सर ए डी और डी बी है, देखो ए डी नीचे है डी बी ऊपर है। अगर मैं ए डी और डी बी दोनों को जोड़ दूँ किसी तरीके से तो पूरा ए बी बन जाएगा। हाँ बन जाएगा ना। अच्छा, तो दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड करूँ तो डी बी अपॉन ए डी, इधर भी 1 ऐड करता हूँ इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, यहाँ भी 1 ऐड करते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? रीज़न क्या लिखा है? रीज़न लिखना है एडिंग 1 बोथ द साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या ऐड किया है? एडिंग 1 बोथ साइड्स।
दोनों साइड 1 ऐड किया है। रीज़न बताऊंगा, हालांकि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आप तुरंत दिमाग में क्लिक कर पाए होंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। इनको जरा ऐड करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो db प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो ad डिवाइडेड बाई नीचे की मल्टीप्लाई नीचे ad इज इक्वल टू यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, यहाँ की मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं पहले ac प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो ae। देखो 1 में ae की मल्टीप्लाई होगी तो ae तो बनेगा, हाँ नीचे की मल्टीप्लाई नीचे ae। अब ध्यान से देख, इधर देख ध्यान से, db प्लस ad क्या बना, db प्लस ad सर पूरा ab बन गया, पूरा क्या बन गया ab डिवाइडेड बाई ad इज इक्वल टू ec प्लस ae, ec प्लस ae ये पूरा ac बन गया, बिल्कुल सही बात है ac डिवाइडेड बाई ae। देखो यही लेके आना था क्या, ये रहा, यही तो अपने को चाहिए था ad अपॉन ab, ad नीचे है ab ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, ae अपॉन ac, ae नीचे है ac ऊपर है, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं। हम वापस से उल्टा कर देंगे ना, जैसे यहाँ से रेसिप्रोकल किया था हम यहाँ तक पहुँचे तो इसको उल्टा करो, उल्टा करोगे क्या बनेगा ad अपॉन ab नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से उल्टा करो ae अपॉन और ac नीचे आ जाएगा, बस होगा काम, हो गया काम, बस इतना ही करना था। अच्छा आप एक बात और सोचो, हमने सर नीचे क्यों लेके आए थे ad और ae को, ऐसा क्यों बोला आपने कि जो हमें चाहिए होगा वो अपने को नीचे रखना है, याद करो जो हमें चाहिए होगा वो अपने को नीचे रखना है। ऐसा हमने क्या इसलिए किया है, जब नीचे आ जाता है वो तो सेफ बन जाता है, वो एकदम थोड़ा सेफ खेल जाते हैं हम, ad और ae नीचे आ गया, अब आपने 1 ऐड किया था, जब आप 1 ऐड करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, ऊपर db ऑलरेडी बना हुआ है, db प्लस ad मिलके ab बना लेंगे और ad नीचे जो का तो ad नीचे ऐसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर देखो ध्यान से, अगर मैं db नीचे रखता और ad ऊपर रहता तो ad प्लस db ab बना लेता, लेकिन वहाँ से ad गायब हो जाता, क्योंकि ad db के साथ मिलके ab बना लेता, और नीचे क्या रहता, नीचे वही रहता अपने db जो लिखा हुआ है, और db अपने को वहाँ चाहिए नहीं। समझ गए क्या आप लोग, नहीं समझे क्या? अच्छा समझाता हूँ, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से लेके चलते कि भैया ad, अभी आपका आंसर आ गया, ये प्रूव हो गया, बस इतना ही करना था। अब तो आगे की बात बता रहा हूँ कि हमने ऐसे क्यों किया था कि जो हमें चाहिए है उसको डेनोमिनेटर में लेके आओ, ऐसा क्यों बोला था। अगर ad अपॉन db, ये ऐसे ही लिखता हूँ मैं, इज इक्वल टू ae अपॉन ec, अगर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे ही लिख के रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं करते, ठीक है। ऐसे लिखने पे अब 1 करो दोनों तरफ ऐड, तो इधर भी 1 ऐड करता हूँ इज इक्वल टू यहाँ भी 1 ऐड करते हैं, 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, ऐड करो, इसको यहाँ पे लेके जाओगे ad रहेगा, इसको यहाँ पे लेके जाओगे db बन जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे की मल्टीप्लाई नीचे db इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे ae रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे ec डिवाइडेड बाई नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। थोड़ा दिमाग लगा के सोच, ad प्लस db क्या बन जाएगा, ad प्लस db ये बन जाएगा ab, हाँ तो ये ऊपर तो बन गया ab, क्या बन गया ऊपर ab बन गया जी, क्या बन गया ab, इधर क्या बना ae प्लस ec, ये पूरा ac बन गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बन गया ac। अब थोड़ा देख ले, ab अपॉन db आ गया यानी नीचे वाला पार्ट, ac अपॉन ec आ गया, ac ये रहा, ec नीचे वाला पार्ट, तो अपने को तो ये प्रूफ ही नहीं करना था ना। हाँ देखो ध्यान से, नीचे क्या क्या था हमारा सर, db था और ec था, वो नीचे अभी भी है db और ec, गायब क्या हुआ है ad और ae गायब हुआ है। तो आप इतना समझ पा रहे हो कि जब हम 1 ऐड करते हैं तो ऊपर वाली चीज गायब हो जाती है। कैसे गायब होती है, ऊपर वाली चीज 1 ऐड करने पे नीचे वाली चीज के साथ मिलके पूरा कंप्लीट बना लेती है, समझ गए ना। तो जो हमें चाहिए होता है वो हमें सेफ बनाना है, सेफ कहाँ बनेगा, वो नीचे आके एकदम सेफ है वो, फिर आप खेल जाओ कि 1 ऐड दोनों तरफ किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऊपर वाला ऐड कर दिया, ये आ गया ab, इधर से इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऊपर वाला ऐड किया, ये बन गया ac, और नीचे वाला ऐसे ही अपने, ठीक है। तो ये भी प्रूफ करा सकता है, वो ये भी प्रूफ करा सकता है, यहाँ पे उसने ये प्रूफ कराया है, और कल को अगर वो बोले ये प्रूफ करो तो ये प्रूफ कर देंगे। बात क्या याद रखनी है, एक तो थेल्स थ्योरम याद करनी है, दूसरी बात अगर वो कंप्लीट और ये या ये दे उसके साथ ab डिवाइडेड बाई ad, ac डिवाइडेड बाई ae बोले, या ab डिवाइडेड बाई db और ac डिवाइडेड बाई ec बोले, दोनों सोल्व कर सकते हैं। दोनों के लिए बस एक बात याद रखनी है कि जो अपने को चाहिए होगा रिजल्ट में वो नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, उसके बाद 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, कहानी खत्म। समझ गए क्या, आसान था ना बिल्कुल, ठीक है। नोट करो फटाफट जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, चलो रफ कर दूं क्या। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप भी एक बार ही पढ़ो। बोला ABCD इज अ ट्रेपीजियम,
ट्रेपीजियम समझ पाते हो क्या? हाँ वही जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होती। फिगर बना के समझाता हूँ। देखो ये हमारा एक ट्रेपीजियम है, इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, खुद बोला है उसने, ठीक है। विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। ए डी और बी सी जो कि नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। इन नॉन पैरेलल साइड पे एक पॉइंट ई है और यहाँ कहीं एक पॉइंट एफ है और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। और बोला क्या है? अच्छा इस तरीके से ज्वाइन किया गया है कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ई एफ ए बी के पैरेलल है। ई एफ ए बी के पैरेलल है। ए बी पहले से ही डी सी के पैरेलल है। इस बात का मतलब ई एफ डी सी के भी पैरेलल होगी। यार नहीं समझ में आई क्या? यार ये दोनों पैरेलल है, हाँ ये उसके पैरेलल है, वो पहले से ही इसके पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल हो गई ना, समझ? हाँ बिल्कुल सही बात है। अपने को प्रूफ क्या करना है सर? ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। इससे पहले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रूफ क्या करना है? ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी। ए डी का है, ए डी का है, ए डी का है सर, ये रहा, ये कंप्लीट ए डी। नहीं ए डी तो चाहिए ना, ना ए ई चाहिए, सॉरी ए ई ये रहा, ठीक है सर। ई डी ये रहा नीचे वाला, बिल्कुल सही है सर। बी एफ ये रहा और एफ सी ये रहा। हाँ कैसे लेके आए यार? लाइन पैरेलल भी है, हाँ सब काम हो रहा है ना पैरेलल। देखो थेल्स थ्योरम जब भी तो लगता है जब लाइन पैरेलल होती है, बट ट्रायंगल तो नहीं बन रहा सर। अच्छा ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं, ये डायगोनल को ऐसे ज्वाइन कर दूं और इसको बोलूं ओ पॉइंट, तो ये वाला ट्रायंगल नज़र आ रहा है क्या आपको? जिसका नाम ए डी सी रख सकते हैं हम, है ना? दिखाई दिया क्या तुम्हें ये वाला ट्रायंगल, ए डी सी वाला ट्रायंगल? हाँ सर दिखाई दिया। अच्छा सोचो ये वाले ट्रायंगल में क्या ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी? हाँ बिल्कुल होगी। ये पूरा का पूरा अगर इस पूरी के पैरेलल था तो ये ई एफ अगर डी सी के पैरेलल है, ई एफ का ये वाला पार्ट जिसको ई ओ बोला हमने, ई ओ भी तो डी सी के पैरेलल होगा। यार ये कंप्लीट लाइन अगर इसके पैरेलल है तो कंप्लीट लाइन का ये छोटा हिस्सा भी तो पैरेलल ही है। ये कंप्लीट लाइन इसके पैरेलल है ना, और इस पूरी लाइन का हिस्सा ये रहा ऊपर वाला छोटा सा, तो ये भी तो पैरेलल होगा। बिल्कुल सही बात है कि हाँ। तो हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने ज्वाइन किया है ए टू सी, ए टू सी ज्वाइन किया। उसके बाद क्या करना है? ए टू सी हमने ज्वाइन किया है। उसके बाद हमें करना है सर इन ट्रायंगल ए डी सी में कुछ करना है। देखो ध्यान से, अब ए डी सी ट्रायंगल में क्योंकि ई ओ पैरेलल डी सी के है, इसलिए ए ई अपॉन ई डी क्या इक्वल आ जाएगा? ए ओ अपॉन ओ सी। थेल्स थ्योरम ना, साइड में लिख देना थेल्स थ्योरम, वो समझ जाएगा। अच्छा लिखना जरूरी है, हाँ थोड़ा समझा देना थेल्स थ्योरम, तो फिर वो एकदम समझ जाता है कि हाँ भैया आपने ये वाला जो काम किया है ये थेल्स थ्योरम की वजह से किया है। ये वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो इसलिए थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, या बीपीटी लिख देना, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर आएगा? ए ओ अपॉन ओ सी के। नहीं समझ पाएगा यार? ये इधर वाला ये वाला ट्रायंगल सोचो, बस ये वाला सोचो, ये ट्रायंगल है बस अपनी दुनिया में, अभी वो ट्रायंगल नहीं है। तो ये वाले ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है? ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। समझ गए? यहाँ तक आसान है बिल्कुल। चलिए आगे ध्यान से देखो। अच्छा ऊपर वाला ट्रायंगल भी तो सोच सकते हैं, वो वाला ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ओ एफ ए बी के पैरेलल रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओ एफ पैरेलल ए बी के है। ये साइन मतलब क्योंकि दो बिंदु ऊपर हैं एक पॉइंट नीचे है, तो क्योंकि एक पॉइंट ऊपर दो पॉइंट नीचे, तो इसलिए, ठीक है। अब क्योंकि ओ एफ ए बी के पैरेलल है, इसलिए क्या हम ये बोल सकते हैं कि बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल आ जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी के। बताओ नहीं बोल सकते क्या? ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल आ जाएगा। समझ नहीं पाए शायद बात को। देखो दिमाग नहीं चला रहे आप लोग, दिमाग चलाओ ना थोड़ा। सोचो अभी दुनिया में ऊपर वाला ट्रायंगल बस है ये वाला, उसमें ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। नहीं समझ पाए सर, ये तो आपने उल्टा बना दिया ना।
ये देखो वापस बनाता हूँ, देखो 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 इधर देखो, मान लो ये ट्राइंगल है अपना ए बी सी, ए बी सी अपना ये ट्राइंगल है, ये ओ एफ है, ओ एफ, ओ एफ पैरेलल ए बी के, ए बी सी अपना ट्राइंगल है, ओ एफ ए बी के पैरेलल है। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा लिखो ना, एफ सी अपॉन बी एफ, ओ सी अपॉन ए ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको उल्टा बनाओगे, उल्टा ऐसे समझ पा रहे हो आप। देखो सबसे पहले ये देखो, हमने जब वो ट्रायंगल बनाया था जिसमें ये लाइन, इसको ए बी सी नाम दिया था और इसको हमने ई एफ बोला था, और हमने कहा था कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी होता है अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है। याद आया? ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल तो ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ सी होता है। बिल्कुल सही है। इसका उल्टा भी तो कर सकते हो आप लोग, इसको ऊपर लेके जाओ ई बी अपॉन इसको नीचे लेके आओ ए ई इज इक्वल टू इसका उल्टा करो एफ सी अपॉन इसका उल्टा करो ए एफ। कोई दिक्कत वाली बात है कि ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बात सेम सेम है। ठीक है, तो यहाँ ये तो लिखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल अगर है तो आप अगर सोच पा रहे हो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन वो भी ठीक है। और अगर मैं ये बोलूंगा कि बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ऊपर से नीचे की तरफ चलो, दोनों साइड इधर भी, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लाइन इसके अगर पैरेलल है तो ए ई अपॉन ई बी ए एफ अपॉन एफ सी करो, या बी ई अपॉन ई ए और सी एफ अपॉन एफ ए करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ समझ गए क्या इतनी बात? पक्की बात है क्या? चलो ठीक है, इसको रफ करता हूं मैं यहां से। रुको, मुझे ये रफ करना पड़ेगा एक तो, और ये बस। अच्छा देखो, सोचो एक बात और सोचो, अभी किस में लेना है? ऊपर वाले ट्रायंगल में। लिखा नहीं क्या अभी हमने? लिख दिया है शायद, ये रहा बी एफ अपॉन एफ सी ए ओ अपॉन ओ सी, लिख दिया है ना। अच्छा सोचो एक बात और, ये वाले को 1 मानो और ये भी थेल्स थ्योरम से ही आया है। कौन सी थ्योरम से? थेल्स थ्योरम से ही आया है। इसको 2 मानो। अब ध्यान से देखना, गौर करो, बाय फर्स्ट एंड सेकंड से गौर से देखो। अच्छा आप एक बात और सोच सकते हो, हमने यहाँ पे ए ई अपॉन ई डी लेके चले थे ना, और ए ओ अपॉन ओ सी, तो उधर भी कोशिश करके ऐसे ही करना, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, हम यहाँ ए ई अपॉन ई डी किया था तो वहाँ भी हम बी एफ अपॉन एफ सी कर रहे हैं, ऐसे भी सोच सकते हो आप। तो देखो पहली और दूसरी से ध्यान से देखो, ए ओ अपॉन ओ सी यहाँ भी है, ये रहा, और ए ओ अपॉन ओ सी यहाँ भी है। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों खुद इक्वल हो जाएंगे। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से उसका जो आर एच एस है वो इक्वल आ रहा है, दोनों का आर एच एस इक्वल आ रहा है। तो अगर दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल ही रहा होगा। तो ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल आ जाएगा? बी एफ अपॉन एफ सी के। बताओ समझे क्या आप लोग? बस यही हमें प्रूफ करना था। ये देखो ये रहा, हो गया प्रूफ। बड़ा ही आसान है। देखो थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना होगा कि कहाँ से शुरुआत करनी है और कहानी को कैसे चलाना है, तो ख़त्म तो वो बिल्कुल सही ही होती है अपने आप ही। ठीक है, अगर आप उसको चलाना सीख रहे हो ना, तो उससे पहले शुरुआत वो करनी होती है कि उसको स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपको। यहाँ पे कैसे क्लिक किया था कि ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल वाला सीन तो बन रहा है, ट्रायंगल बनाओ, हमने ज्वाइन कर दिया। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, नो डाउट, है ना, वहाँ से भी आप ठीक ठाक तरीके से कर पाओगे। लेकिन हमने इसको ज्वाइन किया, ये वाले ट्रायंगल में लिया, वो वाले ट्रायंगल में लिया, जैसे जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे वैसे वहाँ किया। फिर इक्वेशन बोल रहा हूँ, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। 1 और 2 से देखा एल एच एस दोनों का इक्वल है, तो आर एच एस दोनों का खुद इक्वल हो जाएगा। अगर आर एच एस या एल एच एस में से एक इक्वल बन जाता है एक दोनों का, तो दूसरा वाला भी खुद इक्वल आ जाता है। चलो नोट करो जल्दी फटाफट, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन लोग। आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एंड एग्जाम्पल नंबर 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको सोल्व करना अच्छे से आना चाहिए आपसे। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा आसान भी है उतना ही, आपको थोड़ा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल का काम यहाँ पे आना चाहिए, कैसे उसको हम पहचान पाते हैं कि आइसोस्केल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन सी 2 साइड इक्वल होने पे कौन से 2 एंगल इक्वल बन जाते हैं। ये थोड़ी सी बात आपको पता
होनी चाहिए। नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 1 देखो, उसमें हमने जो इंट्रो वाला लेक्चर है ना, जिसमें हम बेसिक के बारे में बताया है ट्राइंगल के, उसमें ये सब कुछ है। आइए, बोला एक ट्राइंगल है, फिगर आपको 6.61 बोला है, मेरी बुक में 6.16 फिगर है। एक ऐसा ट्राइंगल बनाया गया है जिसका नामकरण उन्होंने किया है और बोला है PQR, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है और बोला है S और T। ये कुछ एंगल्स उन्होंने मार्क किए हैं। अच्छा, ये वाला किया है, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल उसने मार्क किया है। अच्छा, उसने केवल एंगल मार्क किया है, हम उसको 1, 2 बोल सकते हैं क्या? नहीं सर, हमें तो नहीं बोलना। मत बोलो, लो रफ कर देता हूँ यार। हा, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो इधर देखो, बोला है इन द गिवन फिगर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ठीक है, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो गिवन है, इसमें क्या दिक्कत होगी हमें? ये तो हमारी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। इसके अलावा आपको बोला है PST इक्वल टू PRQ, एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल दिए गए हैं बुक में। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। सर वापस से लिख रहे हो 1 और 2? अरे यार लिख दो ना थोड़ा, तो बार बार क्या PST और PRQ लिखना, 1 और 2 बोलो, सीधा सीधा कहानी खत्म। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अच्छा, एक बात और बोल दूं क्या? इसको यार 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो यार, कोई दिक्कत है क्या? 1 2 3 है ना, 1 2 का 4 हो गया, 1 2 का 4 हो गया 1 2 3 बोला। ठीक है, आगे देखो, अपने को प्रूफ ये करना है, प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQR को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। PQR को आइसोसेलेस प्रूफ कर देंगे। सर आइसोसेलेस प्रूफ करने की 2-3 बातें ये थी कि या तो दोनों साइड इक्वल, कोई भी 2 साइड इक्वल दिखाओ, या फिर कोई भी 2 एंगल इक्वल दिखाओ। ऐसा करने पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, हमें तो नीचे वाले 2, ये जो बेस वाले एंगल हैं दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं एंगल 2 एंगल 3 दोनों इक्वल दिखा दूं तो बन गया आइसोसेलेस। हाँ समझ गए ना, अगर ये दोनों एंगल इक्वल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इसके अलावा अगर कोई भी 2 एंगल आप इक्वल दिखाना चाहते हैं इस पूरे ट्रायंगल में, तब भी आइसोसेलेस बन जाएगा। लेकिन मुझे ये वाला एंगल दिया गया था कि ये इसके इक्वल है, जिसको हमने 3 नाम रखा है, 3 1 के इक्वल है, तो मैं चाहता हूँ किसी तरीके से 2 की एंट्री हो जाए और ये 2 और ये 3 दोनों इक्वल हो जाए, और बस मेरी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी कि PQR या PRQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बिल्कुल सही बात है। हाँ अच्छा, एक बात और सोचो, ये तो बड़े ही कमाल की बात दी गई है, PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR। PS ये रहा PS अपॉन SQ ये रहा SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। सर ये तो थेल्स थ्योरम में होता था। हाँ होता था, थेल्स थ्योरम में अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती थी तो ऐसा बन जाता था, लेकिन यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल होगी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, बट परंतु लेकिन ये आपको दिया गया है कि ये अपॉन ये बराबर है ये अपॉन ये के। तो सर इसका मतलब अगर ये अपॉन ये अपॉन ये के बराबर है तो लाइन तो पैरेलल नहीं होंगी ना। उल्टा सोच सकते हैं क्या? उल्टा सोचने में कोई कुछ जा रहा है क्या? हमारा नहीं जा रहा है। अगर ये अपॉन ये इक्वल है ये अपॉन ये के, तो सर उल्टा सोचने के हिसाब से तो ये लाइन इसके पैरेलल रही होगी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल रही होगी तभी तो ये अपॉन ये इक्वल आया होगा ये अपॉन ये के। नहीं समझ में आया क्या? अरे यार समझो ना, क्या होता था थेल्स थ्योरम में? थेल्स थ्योरम में होता था सर ST अगर पैरेलल आ जाती QR के, देखो नाम दिए गए हैं ST इधर और QR, हमने वहाँ ABC और EF बोला था तो उसमें मत जाना। तो ये वाली लाइन अगर ये वाली लाइन नीचे वाले के पैरेलल है तो PS डिवाइडेड बाई SQ इक्वल बन जाता था PT डिवाइडेड बाई TR के। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो हम बोलते थे साइड में बाई T थ्योरम। T थ्योरम मतलब थेल्स थ्योरम है ना, कि ये अगर इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये आ जाएगा। बट यहाँ पे तो पहले ही पैरेलल, ये देखो यहाँ पे पहले ही दिया गया है PS अपॉन SQ ये अपॉन ये इज इक्वल टू PT अपॉन TR PT अपॉन TR। तो ये अपॉन ये पहले ही इक्वल दिया गया है PT अपॉन TR की। इस बात का मतलब ये साइड इसके पैरेलल रही होगी, साइड पैरेलल रही होगी तभी तो ये आया होगा। हाँ तो हमने उल्टा सोच लिया ना, कि हमने इस बार सोचा कि ये दोनों अगर रेशो इक्वल है तो साइड पैरेलल रही होगी, तो उल्टा सोचने क्या हुआ? कन्वर्स। ये तो थेल्स थ्योरम थी
कि अगर पैरेलल है तो ऐसा होगा, बट यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है तो पैरेलल भी बन जाता है, तो ये कन्वर्स हुआ ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। हालांकि ये वाली थ्योरम का प्रूफ अभी नहीं कराया है हमने, बट वो करा देंगे, लेकिन आप बिना प्रूफ के भी तो इसको दिमाग से कर पा रहे हो ना कि अगर ये दो रेशो इक्वल है तो इसका मतलब सर लाइन पैरेलल नहीं होंगी एक ट्रायंगल में, मतलब उल्टा सोच रहे हैं, तो ये तो थेल्स थ्योरम थी, यहाँ पे ये दी गई है तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी, तो मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं। बताओ समझ में आई? बिल्कुल सही बात है। हाँ लिखो नाउ, लिखना ये गिवन था ना, लिखो हेयर, यहाँ पे पी एस अपॉन, या फिर ये लिखो हेयर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल में पी एस अपॉन एस क्यू हमें इक्वल दी गई है पी टी अपॉन टी आर के, है ना, ये तो हमें गिवन है। अगर ये गिवन है हमें तो हम कह सकते हैं सो बाय थेल्स थ्योरम, सो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि एस टी क्यू आर दोनों पैरेलल नहीं होंगी, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है? पैरेलल, कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। कोई समस्या का विषय नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ यार, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल रहा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल सही बात है क्या? ये इसके पैरेलल तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, साइड में लिखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें तो कोई समस्या का विषय नहीं होना चाहिए यार, ये तो 7वीं क्लास की बात है। हाँ सर 7वीं तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे यार देखो ये इसके पैरेलल है, हाँ तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सर लेकिन एंगल 1 तो एंगल 3 के बराबर गिवन है पहले से ही। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो एंगल 1 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे एंगल 3 चिपका दूँ क्या? लिख दो सर, इज इक्वल टू एंगल 2 रहने दो, साइड में लिख देना, क्योंकि एंगल 1 किसके बराबर दिया गया? एंगल 3 के, ये भी हमें गिवन था, है ना। तो ये तो एंगल 3 एंगल 2 दोनों इक्वल आ गए सर। हाँ इक्वल आ गया, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल आ गया, तो क्या बन गया सर? आपने बताया था ये बन जाएगा पूरा का पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये पूरा बनेगा आइसोसेलेस, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, अगर एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर है तो क्या ये पूरी साइड और ये पूरी साइड भी बराबर होगी? हाँ, जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके आमने सामने की साइड भी तो इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं जो दो इक्वल एंगल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड भी इक्वल होती है इक्वल एंगल्स की, है ना। ऐसे बोलो द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो भी इक्वल होती है। एंगल 3 के सामने वाली साइड ये रही पी क्यू, एंगल 2 के सामने वाली साइड ये रही पी आर, तो पी क्यू और पी आर भी इक्वल होंगे। हालांकि एंगल 3 एंगल 2 के बराबर आ गया, अगर वो बोलेगा साइड भी इक्वल दिखाओ ये वाली, तो यहाँ से लिख देंगे इफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, सो वी नो दैट साइड्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑल्सो इक्वल, ठीक है। हालांकि यहाँ नहीं बोला था उसने, शायद यही बोला था कि आपको आइसोसेलेस दिखाना है, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर आया। बोलो हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। खत्म कहानी, बस यही करना था, बस खत्म। इजी है ना? ओके नोट करो फटाफट, मैं देखता हूँ तब तक और भी एग्जाम्पल हैं क्या। नहीं है, बस यही करना था, नहीं एग्जाम्पल तो नहीं है। और चलो एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और इसके बाद 6.3 और ख़त्म कहानी। बाकी सिलेबस में नहीं है, पहले थी 5-6 एक्सरसाइज थी इसमें पहले जब हमने दिए थे ना 10th के, तब थी कई सारे एक्सरसाइज, अब तो 3 तक ही आ रहे हैं, तो छोटा सा काम रह गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 तो हमारा ख़त्म हुआ, इतना ही रखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 तक ही, क्या बोलते हो, है ना। अभी ये एग्जाम्पल ही ख़त्म करते हैं, एग्जाम्पल तक ही रखते हैं इसमें। एक्सरसाइज 6.2 से अलग से करेंगे उसको, 6.2 है ना, दूसरे पार्ट में डाल दूंगा। 6.2 एक्सरसाइज पे चलेंगे। 6.2 में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, 6.2 में 10 सवाल है, 10 में से इंपॉर्टेंट है कई सारे सवाल। इस वाली एक्सरसाइज में से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, 3 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं। और ट्रायंगल चैप्टर की खास बात यह है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनने के हाई चांस रहते हैं, है ना। हाँ बन जाता है यार, बन जाता है। चलो आप इसको फटाफट नोट करो और तीनों सवाल को 3-3 बार करके देखो, तो 3 या 9 बार हो जाएगा, तो बहुत कुछ पता लगेगा। जब आने वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप तुरंत क्लिक कर पाओगे बात को, हाँ कि कैसे हो रहे हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।